हम लोग कुछ विशेष चीजों को सीखने के लिए मार खाए हैं। क्या क्या सीखने के लिए भाई? जैसे अ आ हर सही दीर्घ ये सब सीखने के लिए बड़ी थप्पड़ बजा है। फिर ककहरा सीखने के लिए क का की कु कू के काए कौ काऊ 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 काऊ, ये सब के लिए बड़ी थप्पड़ बजा है। अभी मार खाए होंगे। ये वही वर्ण है प्यारे बच्चों, वही अक्षर है जिसका टुकड़ा नहीं होता है, जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण या अक्षर कहा जाता है। चलिए, सबसे पहली चीज वर्ण, मैं लिखता भी चलूंगा, वर्ण। वर्ण किसे कहा जाता है? सबसे पहला चीज मैं परिभाषा लिख दूं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। मैं समझाऊंगा भी, ध्यान देना सब लोग। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सके, जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण कहा जाता है। अब समझिए, वर्ण को हम एक और नाम देते हैं प्यारे बच्चों, अक्षर। वर्ण कहो या अक्षर कहो। अक्षर शब्द में दो आपको भाग मिलता है। अक्षर, ये कवर्गी छ है। इस क्षर का मतलब क्या होता है? क्षरण। क्षरण का मतलब क्षय हो जाना। समझ रहे हो ना? अब यह है जिसका क्षरण ही ना हो सके, जिसको खंडित ही ना कर सके, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सके। अक्षर, जो बिना क्षरण हो सके, होके बिना क्षरण के रह जाए, उसको अक्षर कहा जाता है, उसको वर्ण कहा जाता है। अंग्रेजी में हम लोग लेटर कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। इस वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम इसको ध्वनि भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ, क्या आप अ का टुकड़ा कर सकते हैं? क्या आप ई का टुकड़ा कर सकते हैं? क्या आप आधा च का टुकड़ा कर सकते हैं? क्या आप आधा छ का टुकड़ा कर सकते हैं? क्या आप आधा क का टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं। यही हमारी मूल ध्वनि है, यही हमारी मूल ध्वनि है। अब वर्णों का मेल अलग होता है कि आपस में वर्णों को मिला करके हम नया शब्द जो बनाएंगे वो अलग चीज है, पर ये वर्ण है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। आधा क ही रहता है, अ ही रहेगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि अ कितने वर्णों से मिलके बना, नहीं 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 नहीं, अ वर्ण को बना देगा, लेकिन अ किसी वर्ण के माध्यम से नहीं बना। हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। हम सीधा कह सकते हैं कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम उसे वर्ण कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? यहां तक क्लियर है? एक बार सभी लोग बता देंगे यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, जिसको आप देखिए ना भैया, आधा क को आप कहां तोड़िएगा, नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक काम है, आधा क में अ जोड़ देते हैं तो पूरा क बन जाता है, ये अलग चीज है। बट आप इसको नहीं तोड़ सकते, आप इसको नहीं तोड़ सकते, ये टूटा हुआ है ऑलरेडी। जैसे हम केमिस्ट्री की दुनिया में परमाणु पढ़ते हैं, परम अणु जिसका शाब्दिक अर्थ है अंतिम कण, जिसको अब और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। यह अलग बात है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उसके अंदर निकाला, लेकिन यहां पे कुछ नहीं। यहां वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, वो अंतिम भाग, वो अंतिम मूल ध्वनि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अक्षर जिसका क्षरण ही ना हो सके, अ लग जाए मतलब क्या है? अर्थ को विपरीत कर देता है। मैं कहता हूं हिंसा, अ लग गया तो अहिंसा, विपरीत अर्थ दे देगा। सत्य, अ लग गया तो असत्य, विपरीत अर्थ दे देता है। क्षर, अक्षर,
विपरीत अर्थ दे देगा, जिसका क्षरण ही ना हो सके, जिसको खंडित या टुकड़ों में नहीं बांटा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? वर्ण या अक्षर। क्लियर है? अब सुनिए, अब दो तीन चीजों पे आप लोग गौर करिएगा। गौर क्या करना है कि कुछ वाक्य या फिर जो हम लोग वर्ण आपस में मिला के कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आधा ख में अगर मैं आ मिला दूं तो जरा आप लोग बताओगे क्या बनेगा? खा बन गया। क्या बन गया? खा बन गया। ये खा बन गया, खा है। अब ये एक शब्द बना। वर्णों के मेल जब होते हैं ना, जब वर्ण आपस में मिलने लगते हैं बच्चों, तो शब्द बनाता है। क्या बनाता है? शब्द बनाता है। शब्द याद करिए, हम लोग बचपन में हमारे पास एक कॉपी मिला करता था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे ऐसे लिखा रहता था, क प्लस ल प्लस म। हमें यहां पर भरना होता था, और इधर पेन का एक स्टाइल, ये इमेज भी बना रहता था पेन का, ताकि छोटे छोटे बच्चे इस चीज को समझ सके और इसको मिला के लिख सके। तो ये क्या बन गया? कलम बन गया। तो शब्दों का, सॉरी, वर्णों का मेल होता है तो शब्द जरूर बनते हैं। बट इसमें जो है वर्ण हमारा क हो गया, ल हो गया, म हो गया, ये वर्ण है। अब इस क में भी आप देखिए, आधा क में अ जुड़ा है, तब जाके प्यारे बच्चों पूरा क बना है। होता था कि नहीं होता था ऐसा? सिंपल सा चीज है ये। तो अब यहां पर आप देखो कि हम आधा ख में आ जोड़ दिए तो खा बन गया, आधा क में छोटी वाली ई जोड़ दिया तो कहर सही की बन गया। ये बस ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको, अभी घबराना नहीं है। संतोषम परम सुखम, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नजरें निगाहें सब इधर होनी चाहिए, दिल दिमाग सब इधर होना चाहिए, क्लास में भटकना नहीं है। ये सब इसी तरीके से बनते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं वर्णमाला की, किसकी? वर्णमाला। हमारा अगला जो टॉपिक है वर्णमाला, अल्फाबेट जिसको कहते हो, वर्णमाला। प्यारे बच्चों, हमारे पास वर्ण होते हैं, लेकिन वर्णों का एक क्रम होगा। वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जो होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वो क्या होता है? हमारे पास अब सुनिए, मैं आपको वर्णमाला सिर्फ अभी बता रहा हूं। इसका फोन आने लगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वर्णों का एक क्रमबद्ध जो समूह होता है, वर्णों का, मैं काम करता हूं, इसको हटाता हूं, बाद में इसको देखा जाएगा। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्णमाला कहलाता है। हम इसको वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हिंदी के अंदर 52 वर्णमाला होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या है? 52। ये भी मैं नोट में लिख देता हूं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। याद रखना सब लोग। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 52, 52, मैंने 52 तू लोग कह लोग, हम 52 कह देनी है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, मैं इसको बता रहा हूं। वर्णमाला जो शुरू जहां से होता है, कहां तक लेके जाता है, उस पर हम बात करेंगे। हम लोग उस पर बात करेंगे। आइए, सबसे पहले हमारे पास होता है अ, यहां से हमारी शुरुआत होती है। अ आ हर्षई दीर्घ ई, हर्स्व उ दीर्घ उ री ए ओ औ। यह हमारा अलग होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग इसका नाम देते हैं, पता है क्या? मैं इसको कहता हूं, यह पूरी दुनिया कहती है कि यह स्वर वर्ण है।
ये क्या है मेरे भैया? स्वर वर्ण है जिसकी संख्या होती है 11। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 नीचे लिखाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों अंग अह। ये दो पढ़ते हैं ना, एक अ के ऊपर अनुस्वार रहता है और फिर अ के साथ विसर्ग रहता है। इसको हम लोग, ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको विसर्ग कहा जाता है, जिसका उच्चारण ह होता है। जैसे ये राम लिखा है, लेकिन राम के साथ ये बिंदी लग गई, दोनों विसर्ग लग गया तो कहते हैं रामः। जैसे यहां पे लिख दिया मोहन, मोहन के साथ प्यारे बच्चों ये लग गया दोनों बिंदी, ये विसर्ग लग गया तो इसका उच्चारण ह हो जाता है मोहनः। क्या हो जाता है? मोहनः। अब इनको हम कहते हैं मेरे भैया अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनको हम अयोगवाह कहते हैं और इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो अ से लेके अ तक चल गए हम लोग। बड़ी बचपन में कान ऐठाइल बा, कनैठी खूब खैले बनी जाए हैं, इसी के लिए ना खूब कनैठी चलल बा बबुआ, यही खातिर। तो ये अ से लेके अ तक हम लोग कर लिए कंप्लीट। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों कचट तप। क च ट त प। अब कचट तप मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते हो जी? कचट तप, किसी वस्तु के ऊपर से पैर रख के चल जाइए तो कहा जाता है कचट के चली गिले, कचट दिया मुझको। किसी व्यक्ति के ऊपर भी पैर चल जाए, अरे अरे बउआ हथवा कचट दिला, कचट का मतलब उसके ऊपर से होके गुजर जाए। तो यहां पे एक ट्रिक बना लीजिए, कचट तप, कचट तप। इस कचट तप में क के साथ जितने भी वर्ण होते हैं ये क वर्ग कहलाते हैं। अब 6 क्लास के बच्चे पूरे 6 क्लास में आ गए, 7th वाले पूरे 7th क्लास, एक पूरी क्लास बन गई। वैसे यहां पे वर्ग बनता है प्यारे बच्चों, क के बाद क, ख, ग, घ, घ, अंगा। ध्यान से, च छ ज झ य। अब ये मत कहना कि सर जी का पढ़ावे लगने, बबुआ ये पढ़ाई के बाद तो का कर बोलोग हैं, पढ़े के पड़ी नु। ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। प्यारे बच्चों, हम इस पूरी पंक्ति को एक साथ अगर कहना चाहें तो कहते हैं क वर्ग। पूरा क का क्लास हो गया। जैसे छठा क्लास होता है ना, ये क का क्लास हो गया। इसको समझने के लिए समझिए, क वर्ग पूरा कहते हैं। ये च से पूरा स्टार्ट हुआ, च वर्ग कहा जाता है। च वर्ग, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, 15वां वर्ग, 14वां वर्ग, 13वां वर्ग। ये ट से शुरू हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे मेरे भैया? त वर्ग कहा जाएगा। अब इसको बताओ, त वर्ग। मैं जब भी त वर्ग कह दिया मतलब समझ जाना पूरी त फैमिली की बात हो रही है। ये प वर्ग हो गया, कचट त प। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब आज नर्सरी वाला फीलिंग आ रहा है ना, आना भी चाहिए। हमको भी लग रहा है कि हम नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं। अब सुनिए, इनको हम एक साथ क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भैया? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। अब आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 25। कैसे? अब जोड़ लो ना, इसमें 5, इसमें 5, 5 5 10, और यहां पे 5 15, 5 20, अब 5 यहां पे क्या हो गया? 25। तो कुल वर्णों की संख्या यहां पर कितनी हो गई मेरे भैया जी? 25 हो गया। आगे देख लीजिए। अब ये हो गया, इसके बाद आता है य र ल व। य र ल तथा व, य र ल व। इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप हलंत भी लगा सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। य र ल व होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों अंतः अस्थ वर्ण, अंतः अस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः अस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है मेरे भाई? 4 है। य र ल व के बाद तलाबी श, मूर्धनी श,
दंती स, उच्चारण बड़ा अलग अलग होता है, ध्यान रखना। स और ये ह, उच्चारण स्थान भी पढ़ा जाएगा। इसको क्या कहते हैं मेरे भैया? उष्म, क्योंकि उसको बोलने पे उष्मा, हवा, उष्म, उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है भैया? 4। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद जो बचा वो क्या बचता है? छत्रज्ञ का नाम आप लोग सुने होंगे, छत्रज्ञ। अब इसके अलावा ये तो आप लोग श्रृंगार में स्र पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे। इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन है। क्यों कहा जाता है, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। इसकी संख्या भी कितनी हो गई बालक? 4। अब हम लोग एक ये पढ़ते हैं, नीचे बिंदी, ड के नीचे बिंदी ड और ढ के नीचे बिंदी। जैसे कहते हैं ना कि पिटाई पड़ेगी, ड ड ड, ये ड है लेकिन ये ड है, ये ढ है लेकिन ये ढ है। पढ़ना, 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 पढ़ना। ये नीचे तली में बिंदी आता है, तली में इसके नीचे बिंदी आता है, और कहीं नहीं आएगा, इनमें आएगा। ये द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? याद रखना नाम आप लोग, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अब ये हमारा कितना हो गया? 2। अब आप काउंट कर लो, आप काउंट कर लो। कुल मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 है। 11 2 13, 13 5 18, 18 10 28, 10 38, 4 42, 4 46, 46 4 50 अदु 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। वर्ण भैया की हुई शादी, अब फिर हुई बर्बादी। वर्ण की हो गई बेचारे की शादी। शादी के दिन तो बड़ी अच्छा लगता है फोटो खिंचवाने में, जयमाला डालने में, है स्टेज पे खूब थप्पड़ी बाजी हो खूब होता है। मैं लोग पूरी खा के चल दी। तो वर्ण भैया की हो गई शादी, तर शादी भैया इस तरह के दिल में रखा था जा। वर्ण के प्यारे बच्चों 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है स्वर वर्ण, दूसरा पुत्र का नाम होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से यही 2 हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा सभी लोग। जैसे आपको यहां पे देखने को मिला होगा, हमने कहीं पे तो लिखा होगा, इसमें हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ये क्लियर है? हाँ, यहां पे लिखा है ना स्वर, और ये सब व्यंजन दिख रहा है आपको। ये 2 होते हैं प्यारे बच्चों। अब स्वर वर्ण क्या कहता है इसके बारे में गौर करिए। स्वर वर्ण के पास गए हम एक दिन टहलते घूमते, का हाल बा स्वर बबुआ? ठीक बा सर जी। तोहरों का हम सर जी थोड़े हैं। स्वर वर्ण, इसके नाम में ही बबुआ इसका परिभाषा छिपा हुआ है। स्व, स्व हम पढ़ते हैं कि ये ध्वनि है, वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि का मतलब हम बोलते हैं इसको, हम इनको क्या करते हैं? बोलते हैं। लिखने की बात आएगी बाद में, हम भले लिख रहे हैं, इसके लिए लिपि पढ़ा जाता है। हम इसको बोल रहे हैं, ये ध्वनि है। तो बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, वो देखना होगा। हम बोलते हैं तो कई सारी स्वर तंत्रिकाएं भाग लेती है। किसी का उच्चारण कंठ से निकलता है, किसी का उच्चारण तालु से निकलता है, किसी का उच्चारण मूर्धा से निकलता है, किसी का उच्चारण ओष्ठ से निकलता है, किसी का उच्चारण नासिका के थ्रू होता है, किसी के उच्चारण में दंत का हिस्सा लगता है। तमाम चीजें होती है, उच्चारण स्थान हम अलग पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हम अ बोलते हैं तो सिर्फ अ का ही उच्चारण हमें सुनाई देता है, हम अ ही बोलते हैं। ई बोलते हैं तो सिर्फ ई आता है। ऊ बोलते हैं तो सिर्फ ऊ का उच्चारण आता है, कोई अन्य वर्ण का इसमें कहीं मेल जोल नहीं दिखता है। दिखता है क्या आप लोगों को? सर अपनी शादी में बुलाइएगा भी नहीं। यह लोग कौन हमारा दिक्कत बा, पूरी खा के जो यह लोग जरा कि बियाह हो ओकरा के पूरी खइबा लो।
स्वर वर्ण। आप देखो ये स्वर वर्ण है, इसकी संख्या कितनी है 11, इसकी संख्या 11 है। और जब आप इसको बोलोगे तो क्या कोई तीसरा वर्ण आ जाएगा, क्या दूसरा वर्ण आएगा, क्या नहीं आएगा, कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। अ बोलते हैं तो सिर्फ अ आएगा, अ। घरों पर जहां जहां बैठल बड़ा लोग एक बार बोला लो, मम्मी कहिए का हो, कुछ कहला का, तो ना, अ के उच्चारण में सिर्फ अ आ रहा है। आ के उच्चारण में प्यारे बच्चों सिर्फ आ आएगा, ई के उच्चारण में सिर्फ ई आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। जिनका उच्चारण स्वतः होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्व 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 से स्वर लगा है, स्व स्व मतलब स्वयं, स्वयं अपने आप स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11। संख्या इनकी कितनी, 11। अ आ हर्ष ई, हर्ष मतलब छोटी ई, दीर्घ मतलब बड़ी वाली ई, हर्ष उ दीर्घ उ, इसकी मात्रा अलग होती है, री ए ओ औ। बस ये है, इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 11 संख्या हो गई। अब प्यारे बच्चों इसको बोलने के लिए आपको किसी अन्य की सहायता तो नहीं लेनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज इनके बारे में पढ़ लीजिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब सुनिए, स्वर वर्ण जो होता है, अब इनको हम बांट देते हैं स्वर वर्ण। प्यारे बच्चों इसको बांटने का आधार अलग अलग है। अगर हम उच्चारण के आधार पर बांटे या उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर भी देखें, या उच्चारण ही कहिए, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम बांटते हैं तो एक हमारा रहता है सबसे छोटा वाला जिसको हम लोग कहते हैं हर्स्व स्वर, इससे बड़ा दीर्घ स्वर, और सबसे बड़ा एक तीसरा होता है जिसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तीसरा यहां जो एक बांटते हैं दूसरा, ये जाति के आधार पर बांटते हैं। ये वो जाति नहीं है जो हमारे समाज ने बांट रखा है प्यारे बच्चों, हमारा तो बंटवारा कर्म के आधार पर हुआ था। जन्म के आधार पर तो कुछ आक्रमणकारियों ने ये ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज भी हम और आप जन्म के आधार पर जाति में बटे हुए हैं। नहीं तो हमारी असल विभाजन जो हुआ था समाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, वो कर्म के आधार पर हुआ है। इसलिए जातिवाद के चक्कर में न पड़िएगा। यहां पर बस हमें स्टडी करना है, जाति के आधार पर हम दो वर्ण पढ़ते हैं, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। अब समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए गौर करिएगा, उच्चारण के आधार पर जब आप बोलते हैं तो आपको कैसे पता, जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपको कैसे पता कि किसमें हर्षई लगेगा, किसमें दीर्घई लगेगा, बताइए। जब आप हिंदी लिखते हैं तो कई लोग आपको ये कहते हैं कि बहुत गलती लिख रहे हो, हर्षई दीर्घई में बड़ा गलती हो रहा है। तो कैसे उसको सही किया जाता है, जहां पे हल्का उच्चारण पड़ता है वो हर्स्व होता है, जहां पे जोर पड़ता है, जैसे दीर्घ, दीर्घ द में ई पे जोड़ पड़ रहा है, दीर्घ, तो द में बड़ी वाली ई लगेगा। सजातीय, ती में जोर पड़ रहा है, और इस चक्कर में ये मास्टर भी गलती कर रखा है। देखो यहाँ पे ये क्या ही तुम लोग को समझाएगा, अपनी बेइज्जती खुद कर रहा हूं, देख रहा हूं ना, इतना ईमानदार। सजातीय विजातीय, मिस्टेक हो गया था, आई एम सॉरी। सजातीय विजातीय, त पे जोड़ पड़ा, ती। तो जहां पे हल्का पड़े उच्चारण पे जोर, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हर्ष वाला। जो ज्यादा जोरदार पड़ेगा उसको दीर्घ कहते हैं, और उससे भी ज्यादा आलाप हो जाए, टान पड़ जाए तो प्लुत में चला जाएगा। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, हर्ष स्वर में क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया जाति, ये जाति मैंने बोल दिया, ता में हर्षई है, क्यों, अब इसको आप जाति नहीं पढ़ सकते, जाति, जाति नहीं, जाति, जाति। अब ये आपने देखो, ये
धा में हर्षई है, संधि संधि संधि, जोर नहीं डालना है, जोर नहीं डालना है। जोर जहां पे पड़ा समझो वहां पे दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा। इसलिए अब उच्चारण में देखिए आप लोग, हर्ष स्वर जो छोटी मात्रा वाला होता है, जिसमें छोटा मात्रा लगे, जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, छोटा मात्रा लगे। अब छोटा मात्रा वाला में हमारे पास क्या आता है? अ आता है। आ बड़ा मात्रा है, आ बड़ा मात्रा है, वो दो स्वर वर्णों के मेल से बना है। उसके बाद छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ, और बस एक री। बस इसकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 4 हो गया। अब 11 में से 4 ये होगा तो 7 बच गया। 7 में बड़ा वाला में क्या क्या आता है? बड़ा वाला आ, दीर्घ ई, बड़ी वाली ऊ, ए ओ औ, ओ औ। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये इनकी संख्या हो गई 7। 7 और 4 11। प्लुत जो आपने कभी ऐसा देखा होगा इस तरीके का, जैसे मंत्र उच्चारण वगैरह पढ़ा जाता है, वेद पढ़ा जाता है, तो उस समय ओ यहां पे टान पड़ रहा है, टान पड़ रहा है, ये प्लुत स्वर से हम इसको लिखते हैं। 3 की तरह लिखा हुआ रहता है, 3 की तरह आपने देखा होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आप सभी लोग, हर्ष जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, किसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है? तो हर्ष स्वर में। किसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है प्यारे बच्चों? तो कहेंगे हर्ष स्वर। इसका उच्चारण तो एकदम फटाक से बोल देंगे, चटाक से बोल देते हैं हम लोग, लेकिन इसका दोगुना समय लग जाता है दीर्घ में। तो दीर्घ स्वर जिसको बोलने में हर्ष से दोगुना समय लगता है, 2x टाइम लगेगा, इसमें 3x भी लग जाता है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें जितना समय लगेगा इसका दोगुना समय इसमें, इसका 3 गुना उससे भी ज्यादा लग सकता है। तो ये प्लुत स्वर कहा जाता है। अब सजातीय वर्ण किसको कहा जाता है? देखिए हम स्वर वर्ण में देख रहे हैं, हम स्वर वर्ण में देख रहे हैं कि अ से ही मिलके आ बना होगा, ई एक साथ, ऊ एक साथ, ए एक साथ, ओ एक साथ। ये एक सिमिलरिटी दिखा रहा है। सजातीय का मतलब समान जाति वाला, जैसे अ और आ, ये दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं। छोटी वाली ई, बड़ी वाली ऊ, ये दिख रहा है सेम। अ ऊ छोटा वाला, बड़ा वाला ये। लेकिन अब ये सोचो विजातीय का मतलब क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं ये क्या है? मेल भैया है, और ये इनके साथ जो है ये फीमेल है, दीदी हम कह सकते हैं इनको, जो समझना तुम लोग, ठीक है ना। अब ये दूसरा देखो, ये और बाकी मुझे तो डीओजी साहब नहीं बनाने आता है। अब मान लीजिए ये डीओजी साहब है। अब ये जो है ये इंसान है, हम इनको कह सकते हैं कि सजातीय हैं, लेकिन ये इंसान के साथ जो है प्यारे बच्चों डीओजी साहब घूम रहे हैं। इनको हम विजातीय कहेंगे, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं? नहीं करना है ना। तो शीशे का था दिल मेरा, अब पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। तोड़ देनी चाहिए लोग के, जा लो घर जा, जा घर जा। अब इसमें देखो विजातीय में अ के साथ है ई जोड़ दिए, आ ही दादा, ये दूर दूर से कहीं मेल जोल नहीं है। अ के साथ ई में, ई के बड़ी वाली ई, छोटी वाली हो, कहीं मेल जोल में अ का कोई मेल जोल नहीं है इनसे, ये बिल्कुल अलग जाति जा रहा है। मैंने कह दिया आ के साथ बड़ा वाला ऊ, कहीं मेल जोल है इसमें? नहीं है। ऐसे को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विजातीय कहेंगे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विजातीय कहेंगे। तो स्वर वर्ण को जब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो हम ऐसे में इसको 3 भागों में बांटते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में इससे दोगुना समय लगता है, प्लुत स्वर जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। एक तरफ हमने पढ़ा लिया सजातीय और विजातीय। बताओ समझ में आया कि नहीं भैया? ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आप सभी लोग। ए प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, सब आपस में बतियाओ तर लोग, गड़बड़ बात बा, गड़बड़ ना। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए
यानी हमने स्वर के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि ये स्वर वर्ण होता है। अब सुनो, अब यहां के बाद स्टार्ट होती है 12 खड़ी। क्या स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों? 12 खड़ी। 12 खड़ी ये क्या है? देखो, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री को गायब कर दो। ए, ओ, औ, अंग, अह। यानी अयोग वाह को भी हमने इसमें मिला लिया, री को हटा दिया, यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए प्यारे बच्चों? 12। इन्हीं को 12 खड़ी कहा जाता है। अब ये चूंकि स्वर और अयोगवाह मिले हुए हैं, स्वर वर्ण और अयोगवाह, लास्ट की ये दो जो है अंग और अ, ये अयोगवाह कहे जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? कचट तप के साथ मिला देते हैं, कहते हैं क। आवाज दिए क्या सर? हाँ हाँ, तारे की आवाज देनी है। हमको बुला रहे हैं? हाँ हाँ, आप ही को बुला रहे हैं। आइए आइए आइए, इधर आइए। हाँ सर बताइए ना सर, आ गए। देखो बच्चों, ये क आ गया है। क, जी सर मैं आ गया हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप आ गए हैं। तो अब इस क के साथ प्यारे बच्चों हम पूरे को बड़े प्यार से लगा देंगे, कहेंगे क, जी सर। अबे बोलो मत, तुम चुप रहो, तुमको नहीं बोलना है। क के साथ अ मिल गया तो क में क्या आ रहा है? अ। का, जी सर। एट बेवकूफ, चुप रहो तुमको नहीं बोलना है। का, छोटी वाली ई में कहर सई की, छोटी वाली ई लगा दिया। इसी क के साथ बड़ी वाली ई लगा दिया। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो हम क लेके आए थे ना, वो आधा था। इस आधा में ये अ लगा तो इसको पूरा किया, यानी स्वर वर्ण जो लग रहा है वो आधे वर्ण को हमेशा पूरा कर देता है। अब आ भी लगा ना तो इसको पूरा करके लगा है, ई लगा है तो पूरा कर दिया है। बड़ी वाली ई की मात्रा ऐसे होती है, छोटा वाला ऊ की मात्रा ऐसे है, कहर सवकू। बड़ा वाला ऐसे मात्रा दिखाते हैं, क ए है, एक एकले ऐसे लग गया, और डबल लग गया, कै बन गया। ये ओ बन गया, ऐसे मात्रा इसका लग जाता है। ये क बन जाता है, और कंकह। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों पूरा मास्टर साहब लोग हमने के पीट दे रहे हैं। लोग बचपन में गोरल है हमारा अमित सर, अतना मारी मरले रहन हमनी के नो बबुआ, हे हाथवा में ऐसे अंगूरी में कलम लगा के खूब दबावत रहन। बड़ी मेहनत से ये याद किए थे। उन्होंने ये हमको नहीं सिखाया था, अगर सिखाए होते तो ये दर्द हमको नहीं मिला होता। वो डायरेक्ट ये लिख देते थे। अब उसके बाद पूछ दिए चलो चौ का चचहरा सुनाओ, इसको ककहरा कहते थे। अब चचहरा तो भाई अब चाचा चू ये सब करने में चौ चा ची ची चू चू चे चे चोन चौ चन चह। छछहरा पढ़िए, छ छा छी छी छू छू छे छे छो छो छन छ। खखहरा पढ़िए, ख खा खी खी खू खू खे खे खो खो खं ख। गगहरा पढ़िए, ग गा गी गी गु गु गे गे गो गौ गंग। ई दिमागे चकरिया आ जाता रहे। हम मास्टर साहब पीट के चल दी हैं हमनी के बबुआ। बड़ा निर्दयी रहे है सर जी, कहीं सुनतो ही है तो खिसिया जाई हैं। समझ गए आप लोग? इसको प्यारे बच्चों 12 खड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 12 खड़ी। और ऊपर से अगर और गलती हो जाता है तो मुर्गो बना देते रहन। आदमी होकर मुर्गा बने के पड़ता है, लेकिन बड़ा एक्सरसाइज होता है ओकरा से तगड़ा, चेहरा पे चमक उमक आ जाता है, ब्रेनवो तेज होता रहा। तो दिन में आजकल एक्सरसाइजो कर लेवे के चाहिए। समझ में आ गया ना बच्चों? इसी तरह से ये सबके साथ सेट हो जाता है। ख के साथ लग जाएगा, ख खा खी खी। अब ये खहर सई खी, ख दीर्घई खी, कहर साउ खू, ख दीर्घऊ खू। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से ये सबके साथ सेट हो जाता है। फिर यहां से हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। मनोहर पोथी के याद आ गई। मनोहर पोथी में पूरा दिया रहता था, ये पूरा रहता था। हाँ चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। तो 12 खड़ी में किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन। व्यंजन वर्ण में अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर जो व्यंजन वर्ण मूल होता है, जैसे ये आधा क है, हम इसको बोल ही नहीं पाएंगे, तनी बोला लगता है करके उच्चारण कर लगता, सिर्फ इसका करना है। इसका कर सकते हो, अक्ल कर सकते हो, लेकिन केवल इसका करके दिखाइए। कर पाइएगा? इसका केवल उच्चारण आप कर पाइएगा? उच्चारण तनी बोल के देखा लो, तो ये नहीं बोलो कि आधा क बोलना है, क बोलिए। क बोल रहे हैं, लेकिन क हम भी बोल रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे। क का मतलब पूरा क हो गया, आधा क कहां से हम बोल पाएंगे? अक्ल, अक्ल में आधा क हो रहा है क्योंकि आगे पीछे सपोर्ट बा, वर्ण है। यहां पे तो भाई है ये नहीं। तब ई बेचारा चला गया किसके पास? स्वर वर्ण के पास। कैसे कि दोनों भाई हवे सब, कैसे वर्ण के कितना पुत्र? दूगो। तो हई दोनों आपस में का हो गिले सा? एकनी के बीच के रिश्ता का हो, जरा बताओ लोग। भाई भाई हो गिले सा। बड़का भैया स्वर वर्ण, छोटका भैया व्यंजन वर्ण। अब भैया भी गईले व्यंजन वर्ण, कहले कि भैया एगो गाना गावे के मन करता। किसे जाके क्या बोला? व्यंजन वर्ण अपने बड़े भाई स्वर वर्ण से जाके कह रहा है कि भैया एगो गाना गाने का दिल कर रहा है। तो उसकी सांचों में गाना गावे के मन बा? हाँ तो गाओ गाओ, जल्दी गाओ तो गाना। तो गाना गाता है। अब कौन सा गाना? बड़ी पुराना गाना हुआ, आप लोग सुने भी होंगे कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब हम इसके साथ अ मिलाएंगे तब ये बनेगा क, तब इसका वजूद है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। व्यंजन वर्ण बिना स्वर का नहीं रह सकता मेरे भाई। व्यंजन वर्ण वैसा है, जाके भैया से डायरेक्ट कह दिया कि भैया तुम्हारा बिना हम ना रह सकीला, तुम्हारे बिना मेरा वजूद तक नहीं है, ना कोई पहचान है, ना कोई अस्तित्व है। तो बिना स्वर का हम इसको नहीं बोल पाएंगे। जरा क बोल के देखिए, क में क्या आ रहा है? अ। छोटका भैया के सपोर्ट भाई जा, उसका सपोर्ट है यहां पर। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? तो व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जो मूल व्यंजन वर्ण होते हैं ये पूरी तरह से जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध व्यंजन वर्ण जिसको कहते हो, जैसे क ख ग घ में ये क, ये हल लग गया, हलंत कहते हो या हल कहते हो, ये जिसमें भी लगेगा उसको आधा कर देता है। क ख, ख को आधा कर दिया, ये मूल व्यंजन वर्ण है, ये मूल व्यंजन वर्ण है। च, छ, ज, झ, य, ये मूल व्यंजन वर्ण है प्यारे बच्चों। ऐसे में मूल व्यंजन वर्ण इन सबको कहा जाता है। ऐसे को क्या कहा जाता है? शुद्ध व्यंजन वर्ण या मूल व्यंजन वर्ण। शुद्ध या मूल व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 33। कैसे? अब इनमें आप इसको बांटते हो ना, तो एक तो हम पढ़ते हैं उच्चारण पे ही, उच्चारण के आधार पे स्पर्श व्यंजन जो आते हैं, जो कचट तप आते हैं, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने? 25। 25, अरे अरे हाँ। इसके बाद हम कहते हैं इनको अंतः अस्थ में बांटते हैं। अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या कितनी हो जाती है भैया? 4। यार अलावा जो मैं पहले पीछे लिख देता हूं, लिखा भी हूं। और एक होता है हमारा उष्म व्यंजन, जिसको बोलने से उष्मा, उष्म व्यंजन वर्ण। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4।
तलाबिश मूर्धनी स, दंती स, ये 4, 25 4 29 4 33। तो इनकी संख्या जो हो गई कितनी हो गई? 33, 33। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बार बता देंगे सभी लोग फटाफट से, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो आपसे पूछा जाए कि शुद्ध व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है ना? 33 जो जिसको हम लोग कहते हैं 33। अब देखो आगे चलो, अब थोड़ा यहां पे आपने पढ़ा संयुक्त के बारे में। संयुक्त व्यंजन वर्ण वो क्या होता है सर? उसको हम लोग अलग रखे हैं क्योंकि व्यंजन से ही मिलके व्यंजन बना है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब कंबाइंड, ये किसी के साथ जुड़ के बना है। और क्या क्या था? तो छ था। छ को संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि आधा क में मूर्धनी श बना है, जुड़ा है। आधा क में मूर्धनी श लगता है ना, तब ये छ बनता है। त्र की अगर हम बात करते हैं तो आधा त में र जुड़ा है तो त्र बन जाता है। ज्ञ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, आधा ज में य लगा तो ज्ञ बन गया। क्या बन गया? ज्ञ बन गया। श्र की बात करते हैं तो आधा तलाबे श में र लग गया तो इसको क्या कहते हैं? श्र कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसलिए इसको संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, जो किसी के साथ कंबाइंड होके, संयुक्त होकर के, जुड़ करके बना। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? सब व्यंजन ही है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन होने के कारण ही इनको संयुक्त व्यंजन कहा। अब प्यारे बच्चों एक समस्या आती है बच्चों के सामने, एक ये छ हो जाता है और एक ये हो जाता है। इसको ये छ कहते हैं। जैसे ये हम पढ़ते हैं ना नक्षत्र, नक्षत्र, ऐसा लगता है कि हम इसको बोलते हैं तो आधा क भी आता है। बोलो तो आप लोग, आता है कि नहीं आता है? आधा क आता है ना। नक्षत्र, नक्षत्र नहीं पढ़ते हैं, नक्षत्र, नक्षत्र, जैसे लगता है आधा क इसके अंदर छिपा हुआ है। वो है ही आधा क यहां पे, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में लिखते हो तो इसके लिए के लिखते हो, इसके लिए एस एच लिखते हो, के एस एच। इस छ का मीनिंग कैसे लिखते हो अंग्रेजी में? के एस एच, क्योंकि ये के इसका है और इस श के लिए ये है। तो नक्षत्र, नक्षत्र नहीं। अब ये जो छ है ये अलग है। जैसे आप इसको लिखते हो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा ना, परीक्षा, परीक्षा नहीं कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षा। अब ये कहते हैं छल कपट, ये छल है, ये छ, ये इसके उच्चारण में छ ही आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है। इस वाले छ को हम लोग नाम देते हैं क वर्गी छ, क वर्गी छ। और ये जो होता है च वर्गी, चूंकि ये च वाला है। क वर्गी इसको इसलिए कहा जाता है, आप सोचेंगे सर क वर्ग के अंदर तो छ आता ही नहीं है। क वर्ग में तो आपने लिखाया क ख ग घ अंग, ये कहां से आ गया? क ख ग घ अंग में, क वर्ग में तो ये है ही नहीं। लेकिन कवर्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बना तो आधा क के मिलने से बना है। इसलिए इन दोनों को विभेद करने के लिए, दोनों में अंतर पता करने के लिए, कभी कभी कोई कहता क्षत्रिय, कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो वो पूछता है कि यरल वाला छ कि छ जगह वाला छ, तो वो पूछ लेता है। इसको आप ऐसे ना बोल करके, आपको अगर जब नहीं पता हो तो आप सीधे कह सकते हो कवर्गी छ या चवर्गी छ। कवर्गी छ कहा जा रहा है, इसका मतलब इस छ की बात हो रही है जिसके उच्चारण में आधा क स्टार्टिंग में रहता है। नक्षत्र, परीक्षा, इस तरीके से। और ये छ है जिसको चवर्गी छ कहा जाता है। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है ना? जैसे आपको पता होना चाहिए कि आधा क में मूर्धनी श मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? छ। आधा त में र जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? त्र। अगर हम आधा ज में य जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ज्ञ। और ये तलाबे श में र जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? स्र। इसलिए इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। चारों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयुक्त व्यंजन वर्ण। किनको किनको? छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे वर्ण से, ये भी व्यंजन वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण,
ये व्यंजन वर्णों से मिल करके बना है, कंबाइंड होकर के, संयुक्त होकर के बना, इसलिए छ त्र ज्ञ स्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संयुक्त वर्णन, सॉरी संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। चलिए क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आता है द्विगुण। द्विगुण कह लो या तल बिंदु वाला, क्या कह सकते हो? तल बिंदु वाले व्यंजन। तल बिंदु वाले व्यंजन। तल बिंदु वाले व्यंजन क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तल बिंदु वाले व्यंजन, देखिए आप लोगों को द्विगुण व्यंजन के बारे में तो हमने बताया था। किसके बारे में बताया था प्यारे बच्चों? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब निचवा तल में बिंदु, यहां पे लिखा है तल बिंदु, इसका मतलब क्या है? तल में बिंदु रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों? तल में बिंदु। आगे चलिए, इसमें हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिसके तल में बिंदु रहता है। जैसे जैसे आपने ये ड देखा होगा लेकिन नीचे में बिंदी रहता है, तो इसके तल में, तल मतलब नीचे और बिंदु, तो तल बिंदु वाले व्यंजन, जिसमें हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हिंदी में। किसमें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में पढ़ते हैं। और हिंदी में ये हमें 2 रूपों में दिखते हैं। कौन कौन? एक मिलता है ड के नीचे, जिसको ड बन बोलते हैं, और ढ के नीचे बाबू ये ढ बन गया। देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोग फटाइए, बताइए फटाफट से। साउंड एकदम सही है। मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूं, साउंड का तो लफड़ा बिल्कुल ही नहीं होगा लाइव। मैं अपने फोन में चेक कर लेता हूं, साउंड का तो लफड़ा बिल्कुल ही नहीं होगा। एक नंबर चल रहा है, अब क्या चाहिए? समझ में आ गया। देखे होंगे आप लोग, ये हिंदी में हो गया। अब हम कई बार उर्दू में भी देखते हैं ये चीज। उर्दू में, जो अरबी और फारसी होता है, उर्दू, उर्दू में प्यारे बच्चों जो अरबी फारसी होता है उसमें हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? क। अब क के तली में भी बच्चों बिंदु पाया जाता है। क के तली में, यहां पे क, ख, ये ख, और यहां बिंदी में जो तली आता है ना, इसके जस्ट नीचे बिंदु रहता है। ग, अब ये ग है, इसके जस्ट नीचे ये अलग होता है। देखो जैसे हिंदी में ड के नीचे है, इसमें ढ के नीचे है। समझ में आ रहा है ना? और फिर वैसे ही हम लोग करते हैं ज एवं फ। देखो इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं पहले आप लोगों को लिख देता हूं। और ये तीसरा एक होता है बच्चों अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी हम लोग पढ़ते हैं 2। अंग्रेजी में भी कौन कौन? ज और फ। ज और फ, ठीक है, ज और फ पढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए आप सभी लोग, कई बार उर्दू में ये जो है ग, ये ग है, ग, गरीब। और जब उर्दू बोलते हो ना तो गरीब, ग ग ग, थोड़ा सा उच्चारण इसका अलग हो जाता है। गरीब, गरीब। यह है जहर, जहर। और इसमें अगर मान लीजिए हमने कह दिया, जैसे एक मिनट, उर्दू में तो हमने सही लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी में तो मान लीजिए एग्जाम्पल हम सही दे देंगे 0 का, है ना? उर्दू में हम इसका, हाँ ठीक है, जहर, बाजार। देखिए बाजार, बाजार। अब देखिए कुछ लोग ये मत कहिए कि सर अंग्रेजी गलत लिखे हैं, हमें पता है अंग्रेजी में ऐसे वाला भी होता है, ऐसे भी लिखाता है, इसलिए यहां पे कोई टिप्पणी मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज पढ़ा जाता है, ये ज पढ़ा जाता है। ज में और ज में बहुत अंतर है। जैसे आप लोग इज, जैसे कहते हैं ना कि ही इज, ही इज, तो इस इज को यहां पे ई जा के जस्ट नीचे बिंदु, एक तल में बिंदु दे देते हैं, जिससे ये इज जा बन जाता है। क्या बन जाता है? ज बन जाता है। जज्बात, राज,
राज अलग है, राज और राज। राज बहुत ऐसे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जो उर्दू में, अंग्रेजी में, सब में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके जो हमारा होता है वो रहता है ड और ढ। इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड को और ढ को, इन दोनों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द्विगुण व्यंजन। अब सुनिए, इसका इस्तेमाल कभी भी प्रथम यानी कि शुरू में और अंत में ही होता है। सॉरी, प्रारंभ, बीच में और अंत में, बीच में और अंत में ही देखने को मिलेगा, कहीं पे भी शुरू में नहीं मिलेगा। शुरू में जब भी ये मिलेगा बिना बिंदी का मिलेगा। ये तल में बिंदु जब भी इस्तेमाल होगा, कहां इस्तेमाल होगा? किसी भी शब्द के बीच में या अंत में मिलता है। याद रखिएगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो पढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, तो लड़ाई जब लिखते हो या लड़ना, मैंने लिखा लड़ना, मैंने लिखा पढ़ना, ये बताओ, तो ये लड़ना ये बीच में आ गया, या पढ़ लो, पढ़ लो, इसमें ढ लास्ट में आ गया। लेकिन इससे शुरुआत किसी शब्द की नहीं होती है। हिंदी व्याकरण में इसका इस्तेमाल किसी भी शब्द के बीच में होता है या फिर अंत में होता है, प्रारंभ में नहीं होता है। किसी भी शब्द में, आप लोगों को ये समझ में आ गया? या तो ये बीच में मिलेगा किसी भी शब्द के, मध्य में, बीच में, या फिर किसी भी शब्द के अंत में मिलेगा प्यारे बच्चों। लेकिन इससे शुरू होने वाला एक भी शब्द आप बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। अब स्टार्टिंग में ये बिना बिंदी का रहेगा। जैसे ढक्कन लिखना है तो ढक्कन में ऐसे होता है, ढक्कन तो नहीं होता है, ढक्कन होता है, तो ढ स्टार्टिंग में हमेशा बिना बिंदी का रहता है। कड़बक आप देखते हो, कड़बक पढ़े हो ना, कड़बक, देखो ढ कहां आ गया? बीच में, बिंदु वाला। तो इसका इस्तेमाल हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या कहां पे होगा? अंत में होगा। इसका प्रयोग जो है हिंदी व्याकरण में, इसका जगह जो दिया गया है प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में, या मैं सिंपली लिख देता हूं, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहां पे होगा? किसी शब्द के मध्य में या अंत में होता है। एग्जाम्पल नीचे आपको दिख रहा है, इसका प्रयोग हम लोग वहीं पे करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना ये वाला? ढूंढना तो ढ से स्टार्ट हुआ ना, ढूंढना ढ से स्टार्ट होता है, ढ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा सब लोग। अब ये क्लियर हो गया। अब जस्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण की बारे में, महाप्राण के बारे में बात करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर प्यारे बच्चों? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु जानते हैं आप लोग? जी सर। श्वास वायु मात्रा के आधार पर हम व्यंजन वर्ण को बांटते हैं दो भाग में। एक का नाम होता है बालक अल्प प्राण, एक का नाम क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प, अल्प का मतलब ही होता है कम। अल्प का मतलब क्या हुआ? कम। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम श्वास की जरूरत पड़े, कम वायु की जरूरत पड़े,
उसको कहा जाता है अल्प प्राण। क्या लिखेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में, ध्यान से समझिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में कम कम श्वास, श्वास मतलब वायु की जरूरत हो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्या कि जिस भी वर्ण के उच्चारण में कम श्वास वायु की जरूरत हो या श्वास वायु की मात्रा कम हो तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर है यहां तक? एक बार यस नो बता देंगे। क्लियर है यहां तक? अल्प का मतलब ही हो जाता है कम। यहां अगर मैं लिखता हूं अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसमें प्यारे बच्चों दो शब्द हैं, एक है अल्प और दूसरा है प्यारे बच्चों प्राण। अल्प का मतलब ही हो जाता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है। अल्प का मतलब कम, और प्राण का मतलब होता है वायु, श्वास। जिसको बोलने में कम श्वास लगे, कम वायु की जरूरत पड़े, उनको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया? उसको कहा जाता है अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। चलिए, अब अल्प प्राण क्या क्या होता है, किसको किसको कहा जाता है, ध्यान रखिए। हाँ, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, वर्ग समझते हो सब लोग? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, क छ ट त प। प्रत्येक वर्ग का पहला, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 135 समझ में आ रहा ना? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। दूसरा, जो अंतः अस्त व्यंजन वर्ण होते हैं, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण, ये सभी क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण। अच्छा, कुछ वर्ण का उच्चारण आप करके देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ, जरा इसको बोलो, बोलो, उच्चारण करो। ख, 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 इसमें हकार आता है, ह की मात्रा आ रही है लास्ट में, हकार, हकार कहते हैं, हकार। जैसे आप छ बोलो, छ, 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 हकार की मात्रा आ रही है। तो जिसको बोलने में हकार नहीं आए उसी को अल्प प्राण, क्योंकि ह वाला पे जोर पड़ता है, ज्यादा प्राण की जरूरत पड़ी है, ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, जितने भी वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, जितने भी वर्ग होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब देखो हमारे पास क्या रहता है प्यारे बच्चों? क च ट त प, क च, क च ट त प, ठीक है। क ख ग घ अंग, ठीक है जी। च छ ज झ य, ट छ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये होता है। अब ये हमारा वर्ग हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? वर्ग। अब इसमें कौन कौन से हैं जो अल्प प्राण होगा? तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण है, तीसरा अल्प प्राण है और पांचवा अल्प प्राण है। बाकी जो दो आपको दिख रहा है मेरे भाई, आप गौर करिएगा, इनके उच्चारण में हकार आएगा, ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, घ, घ बोलने पे जोर पड़ता है, छ, ठ, ट बोलना आसान है ठ की तुलना में, क्योंकि ठ में ज्यादा जोर, ज्यादा वायु की जरूरत पड़ रही है,
ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास होता है इसमें एक और वर्ण जो होता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। क्या क्या होता है? य, र, ल और व। इस प्रकार से अब आप इसकी संख्या को तो पकड़ ही लोगे कि इसकी संख्या कितनी है, 5 5 10 5 15 4 19। तो ये हमने अल्प प्राण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा हमने? अल्प प्राण के बारे में पढ़ा है। और जो बाकी दिख रहा है ये दूसरा और ये तीसरा, ये हमारा है प्यारे बच्चों प्रथम वर्ण। गौर करिएगा सभी लोग, ये हमारा प्रथम वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। हमारा 135 याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा, क्योंकि इसके उच्चारण में ज्यादा वायु की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हमारे पास होता है महाप्राण। महाप्राण, जैसे आपने इसमें क्या पढ़ा था कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु की जरूरत पड़ती है। अब भैया जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, इसमें उल्टा हो जाएगा। जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में, समझ में आ रहल बा कि ना? जिस वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु यानी कि श्वास की मात्रा अधिक हो, ज्यादा मात्रा लग जाए, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण। उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अब चलिए, महाप्राण कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? गौर करिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और तृतीय वर्ण, नहीं, द्वितीय और कौन बचेगा? चौथा बचेगा, चतुर्थ वर्ण। और उष्म व्यंजन वर्ण हो जाता है। कौन हो जाता है प्यारे बच्चों? उष्म व्यंजन वर्ण। एक दो जना बड़ी तेज बनता रहे। हम 135 लिखल बने नु, तो चैटवा में 145 लिखे के फेरा में लागल बड़े। मैंने हम 135 लिखले बने तो हम 135 लिखे हैं, तो बेचारू 143 लिखता रहे, 143 लिखता रहे। कैसे कि उनका पता बाकी 143 का मतलब बोला आई हेट यू। मैंने हिंदी व्याकरण के भी नहीं लोग छोड़त। जा जा जा, हिंदी व्याकरण के भी नहीं लोग छोड़त बबुआ। मैंने 143 के कहला लिखे के जा, हम तो 135 लिखले रहनी है। मैंने गंजन को के धो दे लोग आए। चलिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये वही बात हो गई। कचटत प, क च ट त प, यही है ना? क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ। बोल के देखो, समझ में आ जाएगा कहां पे जोर ज्यादा पड़ रहा है। त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हो गया। अब इसमें गौर करिएगा, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ये गौर करिए, ये पहला वर्ण होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसके अलावा प्यारे बच्चों उष्म व्यंजन वर्ण में क्या होता है? तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। ये हमारे होते हैं प्यारे बच्चों महाप्राण। चूंकि नाम ही है इसका महाप्राण। अब महाप्राण अगर आप दोनों इनके शब्दों को टुकड़ों में कर दो तो एक महा मिलेगा और एक प्राण मिलेगा। महा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ज्यादा, यानी कि अधिक। और प्राण का मतलब क्या हो गया? वायु।
हवा बतावे नु जियत नहीं जा, सांस चलत रही तो। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? तो ये उष्म व्यंजन वर्ण इनको कहा जाता है, तलाबी, मूर्धानी, सदंती सा और हा, क्योंकि इनके उच्चारण में बच्चों ये उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए, अब जितने भी वर्ण है, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी कई सारी स्वर तंत्रिकाएं काम करती हैं, जहां से हमारा उच्चारण निकलता है। तो प्यारे बच्चों, स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर हम समूचे वर्ण को, स्वर वर्ण हो व्यंजन वर्ण हो, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। एक घोष और दूसरा अघोष। समझ में आया? यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको बोलने में ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है। ख, इसमें हकार निकलता है। इसमें क्या निकलता है? हकार। इसके उच्चारण में क्या रहता है? हकार। हकार जब भी हम बोलेंगे ना तो हकार निकलता है। मतलब निकलता है मतलब क्या, कोनो पैदा नहीं होता है, ये समझ जाओ आप लोग कि बोलने पे ये उच्चारित होता है। ठीक है ना? अब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर समूचा स्वर और व्यंजन कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक का नाम क्या दिया गया? घोष। तो दूसरे का नाम क्या दिया गया प्यारे बच्चों? अघोष। यानी ये दो वर्ण होते हैं, एक होता है घोष वर्ण और दूसरा क्या होता है? अघोष वर्ण। चलो अब ए भाई, पढ़ाई पे फोकस करिए आप लोग, जो बात करेगा वो बेवकूफी मत करिए। घोष जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं कंपित होती है, जब हम बोलते हैं तो तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होगा, उसको हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण। स्वर तंत्रिकाओं में अगर कंपन होगा तो क्या कहोगे इसको? बोलो सभी लोग, घोष कहोगे कि नहीं कहोगे? हम तो कहेंगे भैया ये घोष है। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे घोष या सघोष, सघोष भी वही बात हो गया, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब किसको किसको कहिएगा घोष वर्ण? आइए, जितने स्वर वर्ण है सभी घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा चौथा पांचवा, हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। तीसरा अंतःस्थ जो है, अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ तथा ह लिख देते हैं बस, ये होते हैं प्यारे बच्चों। अब आप गौर करिए, सभी स्वर में हमारे पास जितने भी 13 स्वर होते हैं, 11 होते हैं ना, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए ऐ ओ औ, ये हमारा सभी स्वर हो गया। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे हम लिखते हैं यहां पे कच ट त प, कच ट त प, इसमें तीसरा चौथा और पांचवा, इसको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती है। क ख
च छ, और यहाँ पर एक क ख ग घ अंग, एक को कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। च छ ज झ या, ट ठ ड ढ अड़, प फ त थ द, प फ ब भ म, त थ द ध न। क्लियर है? अब इसमें देखिए तीसरा चौथा पांचवा, ये है तीसरा चौथा पांचवा, हम इसको क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहते हैं। ये हमारा प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा। साथ ही साथ अंतःस्थ के साथ ह भी रहता है। अंतःस्थ में क्या क्या आता है? य, र, ल, ध्यान से, य, र, ल, व और ह भी रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों? ह। इनको हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? घोष वर्ण। और जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा, उल्टा में क्या बचा? यहां तीसरा चौथा पांचवा हो गया, तो बचा कौन? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी? लिख लोगे आप लोग कि ये भी लिखना पड़ेगा? लिख दें? अघोष वर्ण, जैसे आपने पढ़ा यहां पे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसमें आप क्या पढ़ोगे? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लो ऐसे नहीं चाह रहे थे सब लोग कि सर लिख लिख के पढ़ाइए, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं बालक? अघोष वर्ण कहते हैं। बोलेंगे तो हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होने वाला है। अब ये क्या क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यही रहता है। उसके बाद तलाबी श, मूर्धनी श, स। ह को नहीं, ह तो इधर आ गया है, ह तो हमारा कहां आ गया है प्यारे बच्चों? अघोष वर्ण में। बस ये याद रखिएगा। अब क च ट त प होता है हमारे पास, क च ट त प। अब क वर्ग का मतलब क के साथ ख रहेगा, ग रहेगा, घ रहेगा और अंग रहेगा। च छ ज झ य। क्लियर है? ट ठ ड ढ और ये अड़ा हो गया, त थ द ध न। अब प फ ब भ म। क्लियर है? पहला और दूसरा वर्ण यही बाकी है, इसको हम लोग घोष नहीं अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? अघोष वर्ण। ये हमारा अघोष वर्ण कहलाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये दोनों हो गया। और इसके साथ साथ हमारा ये हो जाएगा तलाबी श, मूर्धनी श, दंती स। ह को नहीं कहना है, ह को नहीं करना है। ठीक है ना? जो ये रेड टिक में है बस वही होगा, इसी को दिमाग में रखना है आप लोगों को। जो रेड टिक वाला है, गुलाबी वाला, जो नहीं है वो नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? बताइए सभी लोग, इसमें किसी को कोई परेशानी? अल्प प्राण की संख्या आपको बता दिया, महाप्राण की संख्या निकाल लोगे आप, घोष वर्ण की संख्या निकाल लोगे आप, अघोष वर्ण की संख्या निकाल लोगे आप। अब इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए सभी लोग फटाफट से, जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट। कि उच्चारण स्थान, कि हम किसी वर्ण को जब बोलते हैं ना तो वो ध्वनि कहां से निकलती है, वो आवाज कहां से निकलता है, उच्चारण स्थान जानना बहुत जरूरी है। आकर दूसरा नहीं, कोई बात नहीं, चलिए
प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान याद करने का चीज है, समझने का चीज है। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास उच्चारण स्थान वर्णों के नाम रहेंगे। कौन कौन से वर्ण होंगे? देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास जो वर्ण होता है अ, आ, क वर्ग, ह, आ, क वर्ग और ह, इसका उच्चारण हम कहां से करते हैं? कंठ से करते हैं। याद रहेगा, कंठ से हम इसका उच्चारण करते हैं। आ के बाद क्या आता है? हर्षई दीर्घई। और क के बाद क्या आता है? च वर्ग आता है। कचट तप, याद रहेगा क वर्ग के बाद। और इसमें आप याद रखेंगे य तथा तलाबिश। तलाबिश आ गया, इसका मतलब इसका हम कहां से उच्चारण करते हैं? तालु से। कहां से प्यारे बच्चों? तालु। कहां से उच्चारण करते हैं? ई भी हम बोलते हैं ना, तो ये वहीं से है, तालु, तालु। चलिए आ हर्षई दीर्घई री, इधर री आ गया। कच ट, ट वर्ग, ट ट ट, ठीक है। र तथा मूर्धनी स, मूर्धनी स का मतलब ये अब कहां से आ गया? मूर्धा। देखिए री री री, मूर्धनी स, ये सब कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। कहां से प्यारे बच्चों? मूर्धा। ये सब याद रखना है आप सभी लोगों को। आ हम बोल रहे हैं तो यहां कंपन हो रहा है। ये जो अध्वनि है वो यहां से निकल रहा है। अध्वनि कहां से हो रहा है? यहां से। तो यही उच्चारण स्थान है। आ हर्षई दीर्घई री तक हो गया। उसके बाद आ जाइए अब कचट त, ट में क्या आ जाएगा? त वर्ग को रखिए, ट के बाद ए का तो हम अलग लेके चलेंगे। ये त वर्ग देखिए, त वर्ग, त वर्ग हो गया हमारे पास। उसके बाद ल और दंती स, दंती, दंत दंत दंत, इसका उच्चारण कहां से? त वर्ग में पूरा का उच्चारण कहां से होता है? दंत से किया जाता है। किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? दंत से। अब सुनिए, कुछ चीजें हैं, जैसे किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर जो होता है, पंचम अक्षर, पंचमा अक्षर, जिसको अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनुस्वार। अब इसका मतलब क्या है सर? देखिए मैं आपको बताता हूं। हम लोग पंचम अक्षर को किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे पंखा लिखना है तो ये अंगा होता है, पंखा। लेकिन हम पंचम अक्षर, अंगा है, क ख ग घ, अंग, पांचवा अक्षर है। पंखा दरअसल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक मिनट, अब ये बिंदी नहीं रहेगा। अंगा है पंखा, 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 पंग, पंग, अंग, अंग, पंग, खा, पंखा। आधा मात्रा अंग की आती है, पंचम अक्षर है। हम अपनी सुविधा के लिए हम इसको कर देते हैं पंखा, ऐसे अनुस्वार लगा देते हैं। तो पंचम अक्षर का मतलब भी हम अनुस्वार कह सकते हैं, जो माथे पे बिंदिया होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग नासिक से बोलते हैं। ये नाक के द्वारा उच्चारण, जैसे जंघा, जंघा, तो ये जंघा जो है इस प्रकार से होता है, लेकिन हम इसकी उच्चारण के लिए, सुविधा के लिए लिखते हैं ना, तो जंघा ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो पंचम अक्षर के बारे में आप सब लोग समझ गए, पंचम अक्षर के बारे में आप सब लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पंचमा अक्षर हो गया, उसके बाद आपका अनुस्वार हो गया। चंद्रबिंदु जो होता है, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु को भी आप रख सकते हैं। ये सब का उच्चारण कहां से होता है? नासिका मुख से, नासिका, ठीक है ना। मुख भी कह सकते हो, नासिका और मुख दोनों। मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, बट पहले ये कर लेंगे, उसके बाद पानी पिया जाएगा। अब चलिए, ये तो हमने कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है हमने कुछ छोड़ा है, इसको अभी हटाते हैं बच्चों। क च ट त प वाला छूट गया। क च ट त प, प में हमारे पास क्या आ जाएगा? प वर्ग, प वर्ग, प प प प प प प प, होठ, होठ से जा रहा है ऊ, ओ, होठ। प्यारे बच्चों, आ हर्षई दीर्घई री, ऊ
हर्षऊ चाहे दीर्घऊ, हर्षऊ चाहे दीर्घऊ, उसके बाद प वर्ग। इसका हम उच्चारण कहां से देंगे भैया जी? ओष्ठ से। कहां से देंगे? ओष्ठ से। उसके बाद लिख देते हैं पंचम अक्षर वाला, पंचमाक्षर या पंचम अक्षर या अनुस्वार जो है, चंद्रबिंदु जो है, ये हम कहां से इसका उच्चारण करते हैं प्यारे बच्चों? नासिका और मुख रख लीजिए, नासिका। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? एक बार चैट में बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से बता दीजिए। हाँ, हमारे क्लास का एक्सपायरी डेट क्या है? 27 सितंबर तक है। ऐसा नहीं है, वो रहता है सबका, वो थोड़ा टेक्निकल एरर होगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? ए बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों? ए तथा ए। अब आइए ए का मैं आपको लॉजिक सिखाता हूं कि ए ओ औ का उच्चारण है। ए कैसे बना, ए कैसे बना? अ प्लस ई से ए बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अ प्लस ई से बनता है। अ का उच्चारण कहां पे है भैया? कंठ। ई का उच्चारण कहां पे है? तालु। तो इसका मतलब ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? कंठ और तालु मिला के, कंठ और तालु, कंठ और तालु। अब बचा ओ औ, ओ औ। अब देखो ये कैसे बनता है? अ या आ के बाद उ आ जाए तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और अ का कंठ है, तो कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ से मिलके इसका उच्चारण किया जाता है। एकदम सिंपल रखना। कचट तप, कचट तप, क से कंठ। च बोल के देखना, तालु में सटेगा, ट वाले में ट मूर्धा में सटेगा, त दांत में सटता है, त त त दंत दंत। अब प प प प प ओष्ठ। सिंपल है, पांचवा अक्षर पता है, और ये दोनों मिल करके संधि कर दीजिएगा, पता चल जाएगा, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? कंठ और ओष्ठ को कंठोष्ठ कह सकते हैं, कंठ और तालु को कंठ तालु भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसको एक ही साथ कंठोष्ठ भी कहा जा सकता है। कंठोष्ठ संधि हो गया, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान में किसी को कोई दिक्कत है जी? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। चलो, हाँ सूत्र नहीं बताऊंगा इसका, तनी टेढ़ा लगता है वैसे, उससे बढ़िया यही है। चलो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब एक होता है प्यारे बच्चों बलाघात। क्या होता है? बलाघात जिसको कहा जाता है, बलाघात, या इसी को कहा जाता है स्वराघात, बल आघात। ये दो शब्द जो ये बना है, ये किससे मिलके बना है? बल प्लस आघात से मिलके बना। यानी कि जिस वर्ण पे उच्चारण के समय किसी खास स्वर पे बल देना, समझना। चल, चल, ल, ल। सोचिए, ये समझने की चीज है। जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी किसी खास शब्द के उच्चारण में हम जहां पे भी जोर डालते हैं, जहां पे विशेष बल डालते हैं, वहां पे बलाघात होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? बलाघात, दांत नहीं, बलाघात। वह छूट गया है सर, वह छूट गया है उच्चारण में ना, ऐसे तो नहीं होगा। वह कैसे छूट जाएगा भाई? अ आ यह तालाबी श लिखिए दिए हैं। ओ, वह नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाता है, दंतोष्ठ छूट गया था। चलो, धन्यवाद बालक जो आपने याद दिलाया। इसको आप दंतोष्ठ भी कह सकते हो।
ठीक है ना, दंतोष्ठ। तो बलाघात समझ में आया। बलाघात उच्चारण करते वक्त किसी शब्द, किसी भी शब्द का, देखिए नाम ही है इसका बलाघात। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बलाघात। कि जब आप शब्द के उच्चारण करते हैं किसी खास स्वर पे, जब आप जोर डालते हैं, मैं लिख देता हूं, किसी शब्द के उच्चारण करने पर किसी खास वर्ण पर जोर डालना, इसका मीनिंग यही हुआ। जोर का मतलब बल, बल डालना ही बलाघात कहलाता है। बलाघात कहलाता है। अब ये बलाघात प्यारे बच्चों कहां कहां हो सकता है? तो बलाघात किसी वर्ण पे हो सकता है, बलाघात किसी वर्ण पे हो सकता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। बलाघात शब्द पे भी हो सकता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। बलाघात वाक्य में भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पे तीन तरह का, एक वर्ण वाला बलाघात, वर्ण या अक्षर बलाघात कह लीजिए, वर्ण या अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, और ये वाक्य बलाघात। क्लियर है ना? क्लियर है? बताएंगे सभी लोग? क्लियर है प्यारे बच्चों? बलाघात पहली बार सुन रहे हैं सर, कोई बात नहीं, पहली बार सुन तो रहे हो ना। किसी भी शब्द के उच्चारण पर, जैसे मैं कहता हूं कि मैं आज फिजिक्स आज मैं पढ़ूंगा, मतलब कल तक कोई और पढ़ रहा था, आज मैं पढ़ने वाला, तो मैं पर बलाघात लगा, मैं पर बलाघात लगा। आप बात समझ रहे हो सब लोग? मतलब मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट आज मैं खेलूंगा, मतलब कल तक क्रिकेट कोई और खेल रहा था, आज मैं खेलूंगा, तो हम वहां पे जोर डालते हैं, हम वहां पर जोर डालते हैं। तो ये तीन प्रकार से होता है। ये पूछता बहुत कम है, बस वैसे ही जानकारी के लिए है आप लोगों की, या आप लोगों की जानकारी के लिए है। अब कुछ कुछ चीजों को समझना है प्यारे बच्चों, कुछ कुछ थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे हम बात करते हैं ध्वनि की, हम बात करते हैं वर्ण की, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं बच्चों। हम कई बार वर्ण को ध्वनि समझते हैं, ध्वनि को वर्ण समझते हैं, पर बहुत सारे व्याकरण शास्त्र, मतलब जो व्याकरण के विद्वान हैं, उनका ये मानना है, उनका भी कहना भी है। क्या कहना है? कि जो भाषा है, हम इसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, भाषा में पढ़ाया हूं कि भाषा जो है विचार को व्यक्त करना, साधन, उसका माध्यम है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है वो। तो ये मौखिक मतलब हम बोल के, और एक होता है लिखित मतलब लिख के, यानी मौखिक रूप से भी होता है और लिखित रूप से भी होता है। बात को समझिएगा, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने बोल करके भी और लिख करके भी। तो जब हम बोलते हैं मुख के माध्यम से तो मौखिक हो गया, और जब हम लिख देते हैं तो लिखित हो गया। यहां तक तो क्लियर होगा सभी लोगों को ना? यहां तक तो क्लियर होगा। हिंदी ग्रामर का नोट्स नहीं बालक, हिंदी ग्रामर इतना बढ़िया से स्लाइड पे लिख रहा हूं, इसका नोट्स आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसका नोट्स आपको खुद बनाना है, ये मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं।
इसलिए मैं क्लास में एक एक चीजों को बहुत अच्छे से लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। अब हिंदी व्याकरण का नोट्स आप बहुत आराम से इत्मीनान से स्लाइड से सिर्फ बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को बनाना है। भाषा की हम बात कर रहे थे, तो भाषा में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जब हम बोलते हैं तो मौखिक हो गया, जब हम मुख का सहारा लेते हैं तो मौखिक हो गया, और दूसरा जब हम लिखते हैं उसी चीज को तो लिखित हो गया। तो बहुत सारे व्याकरण के विद्वानों का यह कहना था कि ध्वनि जो है, ध्वनि मौखिक भाषा की इकाई होती है। मौखिक भाषा, ध्वनि मतलब आवाज, जब हम बोलते हैं तभी आवाज की उत्पत्ति है। लिखते वक्त आवाज का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं कोई भी चीज, मैंने लिखा, तो ये लिखित रूप हुआ ना। तो लिखित रूप में जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाएगा, और जो मौखिक रूप से है वो ध्वनि कहलाएगा। तो यहां पे थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया। मैं आपको डे 1 जिस दिन पहला ये वर्ण विचार पढ़ाया हूंगा, जब पढ़ाया हूं उस दिन आपको मैंने क्या कहा, वर्ण, अक्षर, ध्वनि सब सेम है। मैंने कहा होगा और ये मैंने बोला भी हूं, अक्षर जिसका क्षर ना हो सके उसको अक्षर कहते हैं, वर्ण भी वही है, ध्वनि भी वही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत अंतर जो आता है प्यारे बच्चों, वो अंतर किस आधार पर आता है समझना है आपको। मौखिक भाषा की, इसका फोन आने लगा भाई, चलो हो गया। हाँ, तो क्या कह रहे थे, मौखिक भाषा की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसको क्या कहेंगे, ध्वनि। तो हम लिख सकते हैं मौखिक, जो हम बोलते हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो ना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बालक, ध्वनि कहते हैं। क्योंकि ध्वनि का काम बोलते वक्त ही है, ध्वनि कहते हैं। और यहां पे अगर हम लिखित भाषा का इस्तेमाल करें, कि जब वर्ण का बात कब आया, लिखित, जब लिखेंगे तब, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ण कहते हैं। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं। मस्तिष्क भाषा नहीं, निर्मल कुमार जी लिख रहे हैं मस्तिष्क भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। मौखिक भाषा, मौखिक, मौखिक जब हम बोल रहे हैं, बोलते वक्त ध्वनि, और वही चीज जब पेपर पे लिखा गया, कॉपी पे लिखा गया, तो वर्ण हो गया। वही क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो अभी हमने इस स्लाइड पे क्या क्या पढ़ा, बलाघात के बारे में पढ़ा है हमने, बलाघात के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने ध्वनि और वर्ण के जो बीच का गैप है उसके बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे संकेत की। जब हम लिखित भाषा पे आते हैं प्यारे बच्चों, लिखित भाषा पे आते हैं तो हमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग संकेत इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मुझे क लिखना है तो हम क ऐसे लिखते हैं, यही अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो के से क ऐसे होता है। उर्दू में कुछ और लिखा जा रहा होगा, लिखा जा रहा होगा ना उर्दू में। गुजराती लिपि जो अलग होगी, गुरुमुखी लिपि, उसका अलग होता है। तो आप देखो, हम जब लिखते हैं, समझिएगा, बोलते वक्त ये भी क पढ़ते हैं, ये भी क पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, बोलिए सभी लोग, यस। अंग्रेजी में हमने ANU, अपना नाम अनु ऐसे लिखा, और हिंदी में हमने अनु ऐसे लिखा। हम बोल रहे हैं सेम, उच्चारण हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी उच्चारण में अंतर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनु अनु। लेकिन दोनों को लिखने का संकेत अलग है। यहां पे अ को हमने इस अ के लिए ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल किया, नु के लिए हमने ऐसे, ना और फिर उ की मात्रा, ये हमारा जो संकेत है। अब अंग्रेजी में लिखने के लिए हमने ए ऐसे लिखा, फिर एन को ऐसे लिखा, फिर यू को ऐसे लिखा, ये अंग्रेजी का संकेत हो गया। उर्दू में अलग लिखा जाता होगा, मुझे उर्दू नहीं आता है, नहीं तो मैं उर्दू भी लिख देता।
तो इसको प्यारे बच्चों लिखने के लिए भाषा का जो संकेत होता है उसी को लिपि कहा जाता है, स्क्रिप्ट लिपि कहा जाता है। देखिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे लिपि भरने के लिए आता है एग्जाम में कि आपका जो आंसर राइटिंग होगा तो आप अंग्रेजी के दिन रोमन लिपि भरते होंगे और हिंदी संस्कृत सोशल साइंस विज्ञान के दिन आप लिखते होंगे देवनागरी लिपि, लिखते हैं ना। उर्दू में देखिए कोई बालक इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं अनु को, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी। तो ठीक है, तो इसको हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिपि, जिसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो लिपि बहुत तरह तरह की लिपियां आती है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि होती है। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप हो गए? आपने देखा भाषा के कितने रूप हो गए? दो, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। लिखने के लिए हमें संकेत चाहिए। लिखने के लिए क्या चाहिए बच्चों? संकेत, जिसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। तो भाषा ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए, भाषा ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए जो संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो संकेत या चिन्ह को लिख क्या करते हैं हम लोग का प्रयोग करते हैं, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बताइए आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बताओ एक बार चैट सेक्शन में, क्या कहोगे उसको? लिपि। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि कहते हैं। इतना अच्छा नोट्स बना रहे हैं ये लिख लिख के, अब कितना लिखवाओगे? इसी पे अपना नोट्स बना लेना सब लोग। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है? जब हम किसी भी जो भाषा ध्वनि है हमारे पास, लेकिन लिखित में ही आएगा। अब बोलने के लिए कोई संकेत नहीं है, हम उच्चारण कर रहे हैं बस, लेकिन लिखने के लिए कमल लिखना है तो क का ऐसा चिन्ह है, म ऐसा है, ल ऐसा है। गमला लिखना है तो ग ऐसे हो जाएगा, म ला गमला। इस तरीके से तो हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इस जो संकेत और चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिपि कहा जाता है। लिपि, ठीक है ना। लिपि कह लो, लिपि कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें समझिए, जो मुख्य संसार की जितनी भी लिपियां हैं, जिसमें मुख्य लिपियां आती हैं देवनागरी लिपि और सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि होती है, वहां से ही बहुत कुछ आगे उद्भव हुआ। देवनागरी लिपि जो हिंदी संस्कृत मराठी भाषा की लिपि होती है। उर्दू और कश्मीरी भाषा जो होती है उसके लिए हम लोग फारसी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। जो उर्दू लिखा जाता है, जो इस तरीके से जो भी रहता है, मुझे नहीं पता, एक बालक ने ऐसे बताया था ना अभी, उर्दू वाला जो भी लिखा जाता है वो हमारी कौन सी लिपि होती है? फारसी लिपि होती है। अंग्रेजी में जो हम लिखते हैं वो रोमन लिपि होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सभी लोग। मैं लिख देता हूं हिंदी भाषा के लिए, हिंदी और संस्कृत याद रहेगा आप लोगों को। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी, देवनागरी मतलब देवताओं की लिपि भी मानी जाती है इसको। उसके बाद प्यारे बच्चों समझ लीजिए आप लोग, मराठी भी हो जाता है, मराठी लिखिए देते हैं ना जानकारी के लिए, वैसे मराठी पूछता नहीं। उर्दू, उर्दू सब लोग जानते हो। उर्दू और कश्मीरी, उर्दू और कश्मीरी जो होता है वो बच्चों का किस लिपि में आता है? फारसी लिपि में। उर्दू और कश्मीरी फारसी लिपि हो गया। अंग्रेजी जो आता है उसकी लिपि कौन सी होती है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है, रोमन। और गुजराती जो आता है प्यारे बच्चों, गुजराती, जिसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि।
ये लिपियां होती है प्यारे बच्चों। तो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, इनको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे मैंने अभी जो लिखा है, ये किस लिपि में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। बताइए आप लोग, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब दूसरी चीज, जब भी हम लोग लिखते हैं, चाहे वो गुरुमुखी लिपि हो, चाहे देवनागरी लिपि हो, चाहे आप हिंदी लिख रहे हो, संस्कृत भाषा लिख रहे हो, मराठी लिख रहे हो, चाहे अंग्रेजी लिख रहे हो, ये अधिकांश लिपि जब भी हम लिखते हैं तो हम पेज पे बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप हिंदी लिखते हो, हम जो भी लिख रहे हैं नोट्स, हम इधर से इधर लिखते बढ़ते हैं ना। तो संसार की अधिकतर लिपियां कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। लेकिन जो लोग उर्दू लिखते हैं, जो कश्मीरी लिखते हैं, यानी हम फारसी लिपि की बात करें, तो वो उल्टा लिखते हैं। वो इधर से ऐसे लिखते हुए आते हैं, मतलब दाएं से बाएं लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? दाएं से बाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसार की अधिकांश लिपियां कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं। याद रखिएगा सभी लोग, ये बात याद रखना है। क्या? नोट मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट। संसार की अधिकतर लिपियां, संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक सेकंड बच्चों। हाँ, समझ में आ गया बच्चों? तो संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती, ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, लिखी जाती है। लेकिन यहीं पे वो भी चीज लिख देता हूं कि फारसी लिपि जो होती है, फारसी लिपि मतलब समझ गए ना, उर्दू और कश्मीरी, ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा ना प्यारे बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। किसी को कोई परेशानी है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग फटाफट से। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंक लेखन अलग होता है, वो अंक का लेखन है, ठीक है ना? वो अंक लेखन है। अंक लेखन, अक्षर लेखन, दोनों में अंतर है। अक्षर हम इसको कहते हैं, ये अंक नहीं है, पर 1 2 3 4 है, वो अंक लेखन है। ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वो अक्षर लेखन है, नहीं, वो अंक लेखन होता है। अंक लेखन अलग है, अक्षर लेखन अलग है। हमें अभी जो कर रहे हैं ये अक्षर लेखन कर रहे हैं। और सबसे प्राचीन लिपि का नाम लिख लेता हूं, ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा सभी लोग, सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि जो होती है ब्राह्मी लिपि है। लिपि की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है।
बट आपको जो पढ़ना है वो बहुत एनफ है, सही है। प्यारे बच्चों, अब हम लोगों का ये वर्ण विचार पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके जस्ट अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में पढ़ लेंगे। वर्ण के बाद शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो इसके बाद हम शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज का टॉपिक बस इतना ही था, जिसमें हम लोग उच्चारण स्थान वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट कर लिए। मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, आप सब लोग इसका नोट्स अपने से जरूर बनाइएगा। अब ये सारी चीजें इतना सुंदर से अच्छे तरीके से मैं लिख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को हमारा हैंडराइटिंग भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू।